हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों का सेकंड टॉपिक जो है इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यानी कि हमें पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज रखना है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घटनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, स्टेबल रखनी है, मीडियम मीडियम, ठीक है। और एक्सेस जो बर्थ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं, चलो। In the last century of all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people। देखिए, कुछ समय से, कुछ इस लास्ट सेंचुरी में हमने अपनी जो लाइफ की क्वालिटी ना वो बहुत अच्छी कर दी। हमने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया है जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी और इजी हो गई, ठीक है। अब जब लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करती है तो क्या करते हैं, लोगों के सर्वाइवल के चांसेस को भी वो इंप्रूव करते हैं, ठीक है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन, देखिए लिविंग कंडीशन भी अच्छी है और हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी है। कितनी ही बड़ी डिजीज हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, उसके लिए कुछ ना कुछ क्योर डॉक्टर्स ढूंढ करके निकाल ही लेते हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी अच्छी होने की वजह से और लिविंग कंडीशन अच्छी होने की वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्सप्लोसिव मतलब बहुत तेज बढ़ गई है, ठीक है। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो एकदम ब्लास्ट बूम हो रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए, नंबर याद करने हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन थी, कब? 1990 में, ठीक है। 1990 में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? लगभग 1990 में 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब 2000 बिलियन, सिर्फ पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और अब 2000 तक ये कितनी हो गई थी? देखो, एक 100 ईयर के टाइम पीरियड में, एक सेंचुरी में ये 2 बिलियन से बढ़ करके 6 बिलियन हो गई। एंड 2011 में, सिर्फ 11 साल में, या तो 100 साल लगे हैं, सिर्फ 11 इयर्स में ये बढ़ करके 7.2 बिलियन है। तो देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। पहले तो 100 इयर्स में 4 बिलियन बढ़ रही थी, लेकिन अब सिर्फ 11 ईयर में 1.2 बिलियन बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है। अब इंडिया में भी कुछ कुछ ऐसा ही ट्रेंड है, सिमिलर ट्रेंड वर ऑब्जर्व इन इंडिया टू। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन, हम जब आजाद हुए थे तब हमारी पॉपुलेशन क्या थी? 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय पर इंडिया में पॉपुलेशन क्या थी? 350 मिलियन थी। लेकिन अभी 2000 होते होते, 2000 की एज तक, हम आजाद कब हुए थे? 1947 में। 1947 से 2000 तक ये जो 350 मिलियन थे बढ़ करके 1 बिलियन हो गए, समझ रहे हो? इतने से टाइम पर ये 350 मिलियन से बढ़ करके कितने हो गए हैं? 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। पहले तो वर्ल्ड की 2 बिलियन थी खाली, अब इंडिया इंडिया की सिंगल 1 बिलियन से ज्यादा हो गई है 2000 तक। और 2011 तक ये क्रॉस कर गई है 1.2 बिलियन। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। खाली थोड़ी पॉपुलेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो यानी कि फिर क्या होगा, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रिसोर्सेज के मामले में। लोगों के बीच में भुखमरी की कंडीशंस आ जाएंगी, स्कार्सिटी आ जाएंगी, किसी भी चीज की कमी हो जाएगी। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। और क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उनको हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है। अब हेल्थ फैसिलिटी तो सबको मिलनी चाहिए ना। तो अब पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हमें जो रिसोर्सेज होंगे उनके लिए फाइट करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। देखो, द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी बहुत कम हुई है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। किस किस के जो नॉर्मल डेथ रेट है वो कम हुई है? मैटरनल मोर्टेलिटी घटी है, मदर की जो मोर्टेलिटी रेट है वो घटा है, एमएमआर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, अभी न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनकी डेथ रेट भी घटी है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ गई है ना। अगर ज्यादा अच्छी केयर मिलेगी, ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी तो डेथ रेट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां पहले एक ही डिजीज से पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे, वहां अब वो डिजीज आ भी रही, जा भी रही, किसी को पता नहीं चल रहा, वैक्सीन लगा रखी है, मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मल हेल्थ फैसिलिटीज रहेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज कम होंगी, तो पॉपुलेशन घटती जाएगी, क्योंकि डिजीज से लोग मरते जाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज हम अच्छी कर देंगे तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ फैसिलिटीज कम करनी है, इसका मतलब ये है कि लोगों को सोच करके खुद ही पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डेथ रेट कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए पुराने समय क्या था कि 1000 लोग थे, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद मान लो हर पीपल के हिसाब से, मान लो एक घर में अब 1000 लोग यानी कि 500 कपल्स, हर कपल के 4 भी बच्चे हुए, मान लो 2000 चाइल्ड हुए। और किसी डिजीज की वजह से, प्रॉपर केयर न मिलने की वजह से 2000 में से 500 ही बचेंगे, लगभग तीन तीन, लगभग अप्रोक्सीमेटली मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी लगभग तीन की, ठीक है, एक ही बचेगा हर फैमिली में। तो 500 की 500 पॉपुलेशन रही, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा घटी भी नहीं, नॉर्मल रहेगी। लेकिन मान लीजिए
कि अगर हमारे पास में वही 500 कपल हो और हेल्थ फैसिलिटीज अब अच्छी हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, तो ये 500 से जो अगर ये 2000 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, 2000 के 2000 जिएंगे। फिर ये 2000 में हर कोई, अब 2000 पीपल मतलब 1000 कपल्स, 1000 कपल का क्या मतलब है, हर किसी ने 4 4 बच्चे पैदा किए तो 4000 बच्चे हो जाएंगे, फिर 8000 हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहेगी। तो जो देखिए यहाँ पर पे क्या हो रहा है, एक तो पहले तो रिप्रोड्यूसिबल कपल कम थे, 500 ही कपल थे, 2000 बच्चे हुए। लेकिन अब सारे ही बच्चे रहेंगे तो क्या होंगे, रिप्रोड्यूसिबल कपल भी तो बढ़ेंगे ना। अब पहले सिर्फ 500 कपल थे, अब बढ़ करके 1000 कपल हो गए। और फिर भी हर कपल ने सेम नंबर ऑफ चाइल्ड अगर प्रोड्यूस करे, तो फिर अब यहाँ पर पे देखो 4000 है तो 2000 कपल, तो रिप्रोड्यूसिबल एज की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नंबर भी बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। पहले मान लीजिए सिर्फ 5 बिलियन पीपल ऐसे होते होंगे, 500 मिलियन पीपल ऐसे होते होंगे जो रिप्रोडक्शन की एज वाले हैं, तो अभी वहीं पर 1 बिलियन पे पहुंच गया है हमारा नंबर। अब जितना रिप्रोड्यूसिबल कपल ज्यादा होगा, मतलब 4 कपल है तो 8 बच्चे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 8 कपल होंगे तो कितने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे। अगर 100 कपल होंगे तो कितने बच्चे होंगे, 200 चाइल्ड होंगे। तो अगर कपल जितने ज्यादा होंगे, ऑफस्प्रिंग भी उतने ही ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो एक तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से किसी की डेथ नहीं हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम हो गई है, मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो गई है, नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट, नॉर्मल डेथ रेट, डिजीज से मरना हो गया, किसी एक्सीडेंट से मरना हो गया, किसी भी और प्रॉब्लम से डेथ की जो रेट है वो भी घट गई है। और साथ ही साथ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है और रिप्रोड्यूसिबल एज में पीपल ज्यादा है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, एकदम बूम करेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, दो अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखो अब ये जो पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या क्या, डेथ रेट घटना, मोर्टेलिटी रेट घटना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटना, और रिप्रोड्यूसिबल एज में पीपल्स का बहुत ज्यादा नंबर होना, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में है, अभी यंगस्टर्स इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही है जो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल, ठीक है। अब ये रीजंस हैं ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ के, क्या बोला है, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड प्रोग्राम। अब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंडर कुछ कुछ चीजें की गई हैं। दो, वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। देखो इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो कम कराई गई, क्योंकि लोगों को बताया गया कि सिर्फ 2 बच्चे रखो, बच्चों के बीच में कुछ प्रॉपर गैप रखो, उनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी सप्लीमेंट्स की और रिसोर्सेज की, तो कम बच्चे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो ग्रोथ रेट कम करी थी हमने वो बहुत ज्यादा नहीं कम करी थी, सिर्फ थोड़ी बहुत ही ग्रोथ रेट हम घटा पाए, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स रिपोर्ट, 2011 की जो सेंसेक्स रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। उस सेंसेक्स रिपोर्ट ने कहा था कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होगी वो 2% से कम होनी चाहिए, यानी कि एक साल में 1000 लोग अगर है कहीं तो 20 लोग पैदा होने चाहिए उनमें से, ठीक है। यानी कि किसी पॉपुलेशन में आज अगर 1000 लोग हैं और एक साल बाद अगर हम आए तो सिर्फ 1020 ही लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। द रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, हमारी पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही थी, ठीक है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement। अगर इतनी ही ज्यादा ये 2% की रेट से ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रही, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, मूवीज में हमने सुना है रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन की। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ इसी रेट से होते रहे, 2% की रेट से होते रहेगी, तो जो स्कार्सिटी हो जाएगी ना, स्कार्सिटी मतलब कमी, भुखमरी की कंडीशन, लोगों में बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरियाज, अगर हम चाहे कितना ही उसमें काम कर लें, कितना ही प्रोग्रेस कर ले, लेकिन फिर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी स्कार्सिटी होते ही रहेगी, यानी कि कितना ही तुम कपड़ा बना लो, लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमेशा कमी रहने वाला है, ठीक है। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सीरियस मेजर मतलब स्टेप्स उठाने पड़े। यहाँ पर चेक का मतलब है रोकना, स्टॉप। ये जो ग्रोथ रेट है उसको रोकने के लिए, उसको घटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सीरियस स्टेप्स उठाए हैं, और वो स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। देखो क्या क्या है स्टेप्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, सबसे इंपोर्टेंट स्टेप कौन सा है इनमें से, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। जो छोटी छोटी फैमिलीज होती है ना, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। अगर किसी की फैमिली छोटी हो तो उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। अगर छोटी फैमिली होंगी तो उनको जितने भी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स होंगे उनमें ज्यादा उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उनको ज्यादा फायदा होगा छोटी फैमिली वालों को। बड़ी फैमिली में जो भी लोग होंगे उनको फायदा नहीं होता उससे, ठीक है। तो छोटी फैमिली को प्रमोट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे
स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे लोगों को मोटिवेट कर सके। मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कितने ही रूल लगा ले, अगर लोग खुद से अवेयर नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट करेंगे बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने वाले मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, देखो कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे भला आपने मीडिया में, है ना, ऑडियोज वगैरह, टीवीज में, पोस्टर्स में या बिल्स में, ऐसे होर्डिंग्स वगैरह में, उसमें लिखा होता है, उसमें क्या होता है, दो ऐसे मदर फादर होते हैं किनारे किनारे, और उनके बीच में दो बच्चे होते हैं, ऐसे फादर है, ऐसे मदर है, और इन्होंने बीच में दो बच्चे पकड़े। तो ये क्या है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। तो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली को दिखाने के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट, अलग अलग जो पोस्टर्स हैं, बिल्स हैं, उनको उनका यूज किया जाता है, और उसके लिए एक स्लोगन दिया गया है, हैप्पी कपल्स विद टू चिल्ड्रन विद स्लोगन। स्लोगन क्या है, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू, यानी कि दो माँ बाप और दो बच्चे, ठीक है। जो कुछ अर्बन एरिया में, सिटीज वाले एरिया में काम करने वाले कपल्स हैं, उन्होंने तो वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली। देखो चाइना में तो वन चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू करी थी, इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं है, ठीक है। हम तो हमारे दो की भी कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, बस प्रोग्राम चला रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के 3 बच्चे होंगे तो उसको ले जाया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। चाइना के जैसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां तो था एक ही बच्चा हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मगर लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है कि दो बच्चे अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे करके एक स्लोगन और है आजकल, ठीक है। तो मेनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, ऐसे जो यंग कपल हैं जो अर्बन एरियाज में, शहर वाली जगहों पर काम करते हैं, दोनों कपल काम करने हैं, हस्बैंड भी जा रहा है और वाइफ भी जा रही है अपने जॉब पर, तो इनको हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, इन्होंने एक वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली, वन चाइल्ड नॉर्म अपना दिया है कि एक ही बच्चा हो, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, कानूनी रूप से मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया है कि जो फीमेल्स होंगी वो 18 की एज से पहले शादी नहीं कर सकती, और जो मेल्स होंगे वो 21 की एज से पहले शादी नहीं कर सकते। तो इसको बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। और क्या, इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज, जो छोटी छोटी फैमिलीज होंगी तो उनको कपल्स को इंसेंटिव दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ताकि वो छोटी फैमिली में ही रखें, क्योंकि पैसा मिला है ना, दो ही बच्चे हैं तो पैसा मिल रहा है, 2 से 3 हुए तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर फैमिलीज इंसेंटिव के लिए भी सिर्फ छोटी फैमिली रखना पसंद करते, प्रेफर करते हैं, ठीक है। आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक तो हो गया क्या, हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी अपनाना, दूसरा हो गया मैरिजेबल एज को बढ़ा देना, और तीसरा इंटेंसिव इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, जो कि अगर वो क्या है वो आगे पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नंबर 1, यूजर फ्रेंडली फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आसानी से यूज कर सके। ऐसा कोई नहीं कि यूज करने के लिए ही 4 असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ रही है। इजीली यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, आराम से अवेलेबल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं आज ऑर्डर दे रहे 1 महीने बाद मिल रहा है, आराम से अवेलेबल होने चाहिए। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इफेक्टिव होने चाहिए, यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का हम यूज करते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टाला जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इफेक्टिव होने चाहिए और रिवर्सिबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अभी यूज किया और जिंदगी में फिर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। रिवर्सिबल होने चाहिए, यानी कि जब चाहें तो बच्चा पैदा कर सके और जब न चाहें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सके। विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, और इसके साइड इफेक्ट भी क्या होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए। तो साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए या फिर एकदम कम होने चाहिए। तो ये 4 मेजर जो पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है, वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या देखो, इट शुड ऑल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि किसी भी इंसान की सेक्सुअल ड्राइव में, डिजायर में या फिर सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर्स को इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए, उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। A wide range of contraceptive methods are presently available, बहुत सारे ऐसे contraceptive मेथड आज प्रेजेंट है बोल रहे हैं। अब देखो कुछ कुछ ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई करके, जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत समय से यूज किए जा रहे हैं, बैरियर्स, आईयूडी मतलब हुआ इंट्रा यूटेराइनल डिवाइसेस, ठीक है, उनको यूज करना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब पिल्स का यूज करना है। इंजेस्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स वगैरह इंजेक्ट कराए जाएंगे। इम्प्लांट्स का मतलब हो गया स्किन के ऊपर, बॉडी के किसी पार्ट में स्किन के ऊपर कुछ इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जो धीरे धीरे ब्लड में हार्मोन छोड़ता रहेगा, 2 से 3 साल तक काम करता रहेगा, ठीक है। तो ब्लड में हार्मोन छोड़ता रहेगा, कौन सा हार्मोन छोड़ता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा, नहीं होने देगा प्रेगनेंसी। और सर्जिकल मेथड जनरली परमानेंट होते हैं, या फिर आप सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, अबॉर्शन वगैरह करवा सकते हैं, या फिर आप वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करवा सकते हैं। ये आप आगे पढ़ने वाले हैं अभी, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी सब कुछ, ठीक है। चलिए
अब हम इसको नेचुरल मेथड्स को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नेचुरल मेथड्स क्या क्या है। नेचुरल मेथड्स का सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांस को घटा देना। अब इस वाले जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। अब देखिए, हमारी जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली कितने डेज की मानी जाती है हमारे यहाँ, 28 डेज की नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मानी जाती है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। 1 से लेकर के डे 5 तक मेंसेस होते हैं। इसके बाद में डे 14 पे क्या होता है, डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है। यही नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब अगर हम क्या माने कि जो स्पर्म्स हैं बॉडी के अंदर कितने समय तक रह सकते हैं, 3 से 4 दिन तक बॉडी के अंदर स्पर्म्स रह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ओव्यूलेशन होने के 3-4 दिन पहले से और 3-4 दिन बाद तक, क्योंकि ओवम भी 3-4 दिन तक फर्टाइल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 14 डे पर ये रिलीज हुआ और 14th डे तक ही सिर्फ ये फर्टाइल कर पाएगा, ठीक है। 1-2 दिन का टाइम भी देता है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि 14 डे पर ये ओव्यूलेशन हो, ऐसा हो सकता है कि 1 दिन पहले हो या 1 दिन बाद हो, 1-2 दिन का वेरिएशन आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ 6-7 दिनों का रेंज लेकर के चलते हैं। 10th डे से 17th डे तक का रेंज लेकर के चलते हैं कि इस ड्यूरेशन में जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ड्यूरेशन में कॉइटस किया गया, कॉपुलेशन किया गया, तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो कपल्स क्या करते हैं कि इस पीरियड को, जो बच्चा नहीं चाहते हैं, वो इस पीरियड को 10 टू 70 डेज के पीरियड को अवॉइड करते हैं। इस समय पर इंटरकोर्स नहीं करते, ठीक है। कॉइटस नहीं करते, कॉपुलेशन नहीं करते, ठीक है। तो अगर इंटरकोर्स ही नहीं करेंगे तो कहां से प्रेगनेंसी होगी। तो इतने दिनों तक अवॉइड करना, ये बाई चांस मेथड है। जरूरी नहीं, हो सकता है कि किसी का ओव्यूलेशन यहाँ हो रहा हो, किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की ना होकर के किसी मंथ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से 40 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, तो उसका तो ओव्यूलेशन बहुत लेट होगा ना। तो ये एक बाई चांस मेथड है, हम तुक्का लगा करके क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन है ये, ठीक है। ये कोई ऐसा ऐसा कोई मेथड नहीं है जो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक तो है, मगर बहुत ज्यादा प्रिफर्ड मेथड नहीं है, क्योंकि इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब टाइम टाइम पर कॉइटस को छोड़ देना। एब्स्टिनेंस मतलब बहुत छोड़ देना, ठीक है, नहीं करना, कॉइटस नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। इज वन सच मेथड इन विच, अब इसमें क्या करते हैं, पीरियोडिक मतलब हर महीने 10 से 17 दिन तक कोई कॉइटस नहीं होगा, कोई पॉपुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है, इस समय पे क्या करते हैं जो कपल्स, अवॉइड एंड अब्सटेन, अवॉइड करते हैं कॉइटस को फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से डे 17 तक को कॉइटस को क्या करता है कपल्स, अवॉइड करता है। व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ऐसा जरूरी नहीं ओव्यूलेशन इसी टाइम पे होगा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि इस ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन हो जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में कॉइटस या कॉपुलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस समय पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। 10 से 17 डे का टाइम क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। क्या ये फर्टाइल पीरियड। तो जो कपल्स प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, तो वो इस फर्टाइल पीरियड में कॉइटस को अवॉइड करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग, एब्स्टेनिंग मतलब रोकना, फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, कंट्रसेप्शन, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन मतलब हुआ प्रेगनेंसी, कंसीव कर लिया कहते हैं ना, तो यही कंसेप्शन मतलब क्या है, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अगर इस समय पर कॉइटस को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी को भी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया मेथड नंबर 1, नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड के अंदर ही एक तो ये हो गया पीरियोडिक एब्सेंस, दूसरा है विड्रॉल। अब विड्रॉल के अंदर क्या होता है, विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्शन, इंटरप्ट्स is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation। यानी कि ejaculation होने से, ejaculation मतलब क्या है, सीमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर निकलना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करना, ठीक है। तो ejaculation होने से जस्ट पहले क्या कर लेंगे, मेल पीनस को विड्रॉल कर लेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे वजाइना से। तो उसकी वजह से क्या होगा, इजेकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं होगा, और ट्रैक में इजेकुलेशन नहीं होगा तो ये कहाँ फर्टिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये नेचुरल मेथड के अंदर ही है। नेचुरल मेथड के अंदर नंबर 1 है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और नंबर 2 है विड्रॉल। नंबर 3 है लैक्टेशनल एमिनेरिया। अब इसका क्या मतलब है, देखो, जब फीमेल डिलीवरी करती है, पार्चुरेशन होता है फीमेल से, तो लगभग 6-7 महीने तक जो फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, जिस समय पर वो बच्चे को एक्टिवली मिल्क फीड करवा रही है, बच्चा सिर्फ उसके दूध पे जी रहा है, ठीक है। तो उतने समय तक ना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है फीमेल्स में, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी चाहिए मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल उतने समय तक स्टॉप रहती है। तो उतने समय तक विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आराम से कॉपुलेशन किया जा सकता है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होते, ठीक है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ही नहीं, ओवम बन ही नहीं रहा है, ओवम बनेगा ही नहीं, तो कहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, कहां से प्रेगनेंसी होगी, ठीक है।
जस्टिफाई इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए विड्रॉल कर लिया जाता है पीनस को वेजाइना से, ठीक है। थर्ड क्या था, लैक्टेशनल एमिनेरिया, लैक्टेशनल एमिनेरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग lactation period, ठीक है। Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle does not occur during the period of intense lactation following parturition. Parturition यानी कि बर्थ के बाद जो lactation हो रहा होता है उस समय पर ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो किस बात का फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, है ना। इसीलिए उस समय पर कोइटस किया जा सकता है विदाउट एनी रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। देयरफॉर as long as the mother breast feeds the child fully, जब तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है तब तक का चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, लगभग ना के बराबर चांसेस होते हैं कंसेप्शन के उस समय पर, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। ये जो मेथड है जनरली तो लोग जब तक का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती तब तक का मानते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस पीरियड को, इस ये जो मेथड है इसको लगभग 6 मंथ के लिए हम मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 6 मंथ तक ये मेथड इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होगा। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मिनिमम की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम 6 महीने तक ही इफेक्टिव रह सकता है। उससे पहले कभी भी हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो सकती है, ठीक है। अब क्या बोला, एज नो मेडिसिन एंड डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं इन मेथड में कोई मेडिसिन या डिवाइसेस का यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल, इसलिए इस मेथड के जो साइड इफेक्ट है वो लगभग क्या है, निल है। यानी कि अगर बोला जाए कि नेचुरल मेथड में कितनी कितनी चीजें हैं तो 3 चीजें हैं। एक तो क्या है, विड्रॉल, दूसरा क्या है, पीरियोडिक एब्स्टेनिंग, है ना, पीरियोडिक एब्स्टेन, और थर्ड क्या है, लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो इन तीनों ही में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन यूज नहीं करे, कोई पिल यूज नहीं करे, कोई हार्मोन यूज नहीं कर रहे, तो इन तीनों में ही साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, नील साइड इफेक्ट्स है, बट चांसेस ऑफ फेलियर आर ऑल्सो हाई। तो इन चीजों में भले साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फेलियर के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, हाई चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं, इसीलिए जनरली इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला, चांसेस ऑफ फेलियर आर ऑल्सो हाई, ठीक है। अब जब ये तो फर्स्ट मेथड हो गई, नंबर 2 मेथड क्या है, बैरियर है। बैरियर मेथड में क्या किया जाता है कि जो स्पर्म है, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है और यहाँ ओवम है, इनके बीच में एक बैरियर लगा दिया जाएगा और इनकी मीटिंग को अवॉइड कर दिया जाएगा कि स्पर्म ओवम तक पहुंच ही ना सके, तो फर्टिलाइज कैसे कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक मेडिकल मेथड्स है, एक कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड है जिसको यूज किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक देते हैं, फिजिकल मीटिंग, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, फिजिकल मीटिंग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, फिजिकली मीट करने से इसको रोक देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स के लिए भी अवेलेबल है बैरियर्स और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो बैरियर है वो क्या है, कॉन्डम्स है। कॉन्डम्स फीमेल्स के लिए भी होती हैं और मेल्स के लिए भी होते हैं। कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर, किससे बनी होती है, बहुत ही थिन रबर शीट से बनी होती है, फिर लेटेक्स शीट से बनी होती है, that are used to cover penis of the male or vagina and cervix of the female. मेल्स में पेनिस या फीमेल्स में सर्विक्स या वजाइना को कवर करने के लिए कॉन्डम्स का यूज किया जाता है जस्ट बिफोर कोइटस, सो द इजेक्युलेटेड सीमन वुड नॉट ईदर एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो कोइटस से पहले यानी कि इंटरकोर्स से पहले या तो पेनिस के ऊपर पे कॉन्डम को कवर कर देंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि वजाइना और सर्विक्स को कवर कर देंगे, किससे, कॉन्डम्स के थ्रू। जिससे क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है फीमेल के उसमें सीमन एंटर नहीं कर पाएगा, सीमन एंटर नहीं कर पाएगा तो कभी भी मीटिंग नहीं हो पाएगी एग और स्पर्म की, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी कि इससे हम कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब सबसे जो कॉमन है वो कौन है, निरोध है। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स, मेल्स में कॉन्डम का पॉपुलर ब्रांड कौन है, निरोध है, ठीक है। एंड यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, देखो कॉन्डम्स का जो यूज है वो हाल फिलहाल के सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसका एक और फायदा है, इसका एक फायदा क्या है कि इससे जो एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर एड्स के जो भी चांसेस है वो घट जाते हैं, क्योंकि इससे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाती। डिजीज किसके थ्रू ट्रांसमिट करती है, सीमेन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। अभी सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ही नहीं कर रहा है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो फ्लूइड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, वो फ्लूइड पेनिस के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे ना इन्फेक्शन या डिजीज। इसलिए इसका जो एडिशनल बेनिफिट है, प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग
STI एंड एड्स, इसकी वजह से कॉन्डम्स का यूज रिसेंट ईयर में क्या हो गया, बहुत ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, दोनों कॉन्डम्स कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यानी कि हम खुद इसको यूज कर सकते हैं, खुद इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा प्राइवेसी होती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स की या फिर किसी एल्डरली पर्सन की या किसी दूसरे की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इसके लिए, तो खुद यूज कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेसी ऑफ द यूजर क्या होती है, बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो बुक में इमेज दी गई है, ये क्या है, मेल्स के लिए कॉन्डम है और ये फीमेल्स के लिए। देखो यहाँ पर एक इमेज मैंने ऐड कर रखी है, जो फीमेल्स में कॉन्डम्स को कैसे पहनाया जाता है। ये वजाइना का रीजन है, वजाइना को पूरा कवर कर दिया गया है देखो शीट के थ्रू। ठीक है, तो फीमेल और मेल में दोनों में ही हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कॉन्डम एक बैरियर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और बैरियर्स हैं जो यूज किया जाता है, जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम एक बहुत ही कॉमन बैरियर है, सर्वाइकल कैप है और वॉल्ट है। ये तीनों ही बैरियर कहाँ लगाए जाते हैं, सर्विक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आपको याद हो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऐसा सर्विक्स होता है और इसके बाहर ऐसे करके वजाइना था, तो इसको ही कवर कर दे रहे हैं, किसके थ्रू, डायफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट्स के थ्रू सर्विक्स को कवर कर दे रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ इंसेमिनेशन हो भी गया, सीमेन यहाँ पहुंच भी गया वजाइना में, तो भी ये सर्विक्स के थ्रू एंटर अंदर नहीं कर पाएगा। एंटर नहीं कर पाएगा तो यहाँ ओवम है, ओवम के साथ में फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा कभी भी, तो प्रेगनेंसी क्या होगी, अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, चलो, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर, इनको भी रबर से बनाया जाता है, दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ये कैसे प्रिवेंट करते हैं, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स से अंदर। ठीक है, दे आर यूजेबल, इनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होते हैं। और देखो ये तो नॉर्मल चीजें होंगी, क्या क्या तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, बैरियर के सबसे पहले तो नेचुरल मेथड हमने पढ़ा, नेचुरल मेथड के बाद हमने बैरियर पढ़ा, बैरियर के अंदर कॉन्डम आए, डायफ्राम आया, सर्विकल कैप आया और वॉल्ट आया। अब ये जो बैरियर वाली मेथड्स है, इनके साथ साथ कुछ क्रीम्स का यूज किया जाता है, और ये क्रीम्स क्या है, ये क्रीम्स है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म किल कर देते हैं, फिर उनको एक्टिवेट नहीं होते, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो अगर बाई चांस एंट्री हो भी गई सर्विक्स के थ्रू स्पर्म्स की, ठीक है, तो भी वो जो स्पर्म एंटर करेंगे वो स्पर्म इनएक्टिव होंगे, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एडिशनली ह्यूमन स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का, जेलीज का या फोम्स का यूज करते हैं along with these barriers to increase their contraceptive effectiveness, contraceptive effectiveness को बढ़ाने के लिए क्रीम और फोम जेलीज का भी यूज किया जाता है along with the barriers, बैरियर्स के साथ साथ, ऐसा नहीं बैरियर के अलावा, बैरियर्स के साथ साथ इन क्रीम्स का भी क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये, अब एनसीईआरटी में डायफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट कैप का फोटो नहीं था, तो फोटो ऐड कर लिया गया। डायफ्राम ऐसा पूरा कप जैसा है, सर्विकल कैप बेल टाइप का है, वॉल्ट भी छोटा सा कप टाइप का है। ठीक है, ये तीनों क्या है, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट है। ठीक हो गया, इससे आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही आए हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ओके बच्चा।